अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। आप देख रहे हैं लॉ एंड स्टेट विद एडवोकेट अतीक़ा रहमान सिद्दीकी। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो 5 दिन से फैसला रिज़र्व किया हुआ था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पिटीशन, जिसमें उन्होंने इस्तदा की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, जो कि इन्होंने फ़ाइल की थी तकरीबन 1.5 हफ्ते पहले, कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास इस वक्त नेशनल असम्बली की तकरीबन 90 सीटें हैं। इसके अलावा दूसरे सूबों स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब असम्बली में जो सीटें हैं, उसको आइन के मुताबिक जो प्रोपोर्शनेटी हमारी रिप्रेजेंटेशन बनती है, वो सीटें हमें ख़वातीन के हवाले से और माइनॉरिटी के हवाले से वो दी जाए। अब तकरीबन 7 रोज़ कबल ये पटिशन हेयरिंग के लिए फ़िक्स हुई, लेकिन उस दिन इलेक्शन कमीशन ने बग़ैर वजह बताए ये पटिशन अगले दिन के लिए एडजॉर्न कर दी। मकसद ये था कि उनको इशारा हुआ था कि बाकी दीगर पार्टी भी इसके अगेंस्ट एक पटिशन फाइल करेंगी, और फिर MQM ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, मुस्लिम लीग और दीगर जो इस वक्त फस्ताई लोगों की रिप्रेजेंट कर रही हैं जमातें, उन्होंने पटिशन फाइल की। अब उस पटिशन में इंतहाई मज़ाक़ खेज़ थी कि उन्होंने ये कहा कि हमारी सीटें जो हमारी मुतनासिब नुमाइंदगी के हिसाब से मिलती थी वो तो आपने दे दी, लेकिन क्योंकि बाकी सीटें जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिल सकती, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा और फिर ये पार्लिमानी जमात नहीं है, इसलिए इनकी सीटें भी आप हमें तकसीम कर दें। अब इन्होंने सारी जब पटिशन फाइल की तो 5 रोज़ पहले तमाम वकला ने, तमाम पार्टीज़ के वकला ने आर्गूमेंट्स कंप्लीट कर लिए। अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का बैकग्राउंड आपको मालूम है कि वो असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट से, जिन्होंने आज़ाद तौर पे इलेक्शन लड़ा, और उसकी वजह भी आप सबको मालूम है कि जो फस्ताई इस वक्त रजीम 2 साल से पाकिस्तान में चल रहा है, उसमें कोई इदारा नहीं बचा जो इनको मजबूत नहीं कर रहा। ना जमहूरियत रही, ना बुनियादी हकूक़ रहे, ना आइन रहा, ना कानून रहा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स ने पूरी तरह से इन गैर मरई ताकतों को, इन गैर जमहूरी ताकतों को, इन गैर आइनी ताकतों को हमेशा दवाम बख्शा, और इस दफ़ा भी उनकी B टीम और C टीम बनकर अपना किरदार, अपना तारीख किरदार, अपना डार्क किरदार, अपना भयानक किरदार अदा किया। अब इसमें आर्गूमेंट्स में जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेन कौंसिल से बैरिस्टर अली सफ़र साहब ने कहा, क्योंकि इनको पार्टीज़ को तो इनको अपने हिसाब से मिल गई, अब ये सीटें हमारी हैं, जबकि उनका ये स्टांस था कि क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा और दूसरी ये पार्लिमान जमात नहीं है, इसलिए इनको सीटें नहीं मिल सकती, आप ये सीटें हमें तकसीम कर दें। जबकि बैरिस्टर अली सफ़र साहब ने कहा कि आइन बिल्कुल वाज़ा है। अब बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं भी यही समझता हूँ कि जब आइन और कोई कानून मुल्क का मुतसादिम होगा, तो क्योंकि आप द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज़ सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, तो फिर मुतसादम होने की सूरत में हमेशा आइन जो है वो प्रिवेल करेगा, उसको फौकियत हासिल होगी। इसके बाद लेजिस्लेशन होती है। यकीनी तौर पे इस वक्त जो मुतसादम है वो सेक्शन 104 जो इलेक्शन एक्ट 2017 का है, वो है जिसमें जिक्र किया गया है कि ये आम हालात की बात हो रही है कि जनाब इलेक्शन से पहले जब हम नॉमिनेशन पेपर जमा कराते हैं तो तमाम पार्टीज़ भी जो है वो रिज़र्व सीट्स के लिए, ख़वातीन के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए वो एक प्रेफरेंस लिस्ट वो जमा करवाती है। ये आम हालात में है, बट इवन दो दैट इज़ सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो इसको कोई कदगन नहीं लगाता, इवन जो कानून है वो कोई कदगन नहीं लगाता कि फॉर एग्जांपल अगर वो नहीं जमा कराया तो एक पार्टी जिसने इलेक्शन नहीं लड़ा या लड़ा भी है तो ज़्यादा सीट ना ले सकी हो, और फिर आज़ाद एक थोक के हिसाब से जोक दर जोक इस पार्टी में अगर शामिल हो जाए तो फिर क्या सिचुएशन होगी। ये तो इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं कर सकता। मुख्तसर ये कि आइन हमारा बहुत क्लियर है। इससे पहले मखसूस नशिस्तों के हवाले से बता दूं कि हमारे नेशनल असम्बली में जो मखसूस नशिस्तें हैं तकरीबन 70 हैं। 60 जो है ख़वातीन के लिए हैं और 10 जो है वो अक़लियत के लिए है। इसके अलावा पंजाब असम्बली में 66 सीटें हैं, सिंध असम्बली में 29 हैं, KPK असम्बली में 22 हैं और इसके अलावा बलूचिस्तान असम्बली में 11 हैं। अब हमारा आइन का जो आर्टिकल 51, सब आर्टिकल 6 और सब क्लॉज जो है
وہ डी और ई बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बिल्कुल क्लियर कर देता है कि इसमें कोई पार्लिमानी पार्टी का जिक्र नहीं है बल्कि पॉलिटिकल पार्टी का भी है, और कोई भी जो कैंडिडेट है जिसने आज़ाद इलेक्शन लड़ा हो किसी पार्टी को भी ज्वाइन कर सकता है, और ऐसी सिचुएशन में अगर उसके पास सीटें आएंगी तो फिर उसको प्रोपोर्शनली रिप्रेजेंटेशन मिलेगी विद रिगार्ड टू रिजर्व सीट फॉर वुमेन एंड माइनॉरिटी। डी हमारा कहता है members to the seats reserved for women which are located to a province under class 3 shall be elected in accordance with law through proportional representation system of political parties. List of candidates on the basis of total number of the general seats secured by each political party from the province concerned in the National Assembly. Provided that for the purpose of this paragraph the total number of general seats won by the political party shall include the independent returned candidates or candidates who may duly join such political party within 3 days of the publication in the official gazette of the names of the returned candidates, and members to the seats reserved for the non-Muslim shall be elected in accordance with the law through proportional representation system of political parties. List of the candidates on the basis of number of the general seats won by the political party in the National Assembly. Provided that for the purpose of the paragraph the total number of the general seats won by the political party shall include the independent returned candidate or candidates who may duly join such political party within 3 days of the publication in the official gazette of the names of the returned candidates. ये बहुत क्लियर है, और इस कानून और आइन के मुताबिक पब्लिकेशन के 3 दिन के अंदर अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरअसल कैंडिडेट्स थे उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया और फिर इनकी जो है प्रोपोर्शनेट बनती थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एक नहीं 2 ज्यादती की। एक तो डिक्लेयर कर दिया कि जनाब आपकी जो पिटीशन है वो मेंटेनेबल नहीं है, इसलिए डिसमिस की जाती है, और फिर सेकंड जो इंतहाई ज्यादती गई है जबकि वो कर ही नहीं सकते थे, और वो सीटें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दरअसल की थी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की कानूनी तौर पर थी उनको बांट दिए दूसरों को। ये पॉसिबल ही नहीं है, और मैं समझता हूँ कि ये गैर आइनी फ़ैसला है, गैर कानूनी फ़ैसला है, इसमें बदनीयती है और मज़मूम मकासद है उन तमाम फस्ताई इदारों के या फस्ताई किरदारों के जिन्होंने पाकिस्तान को 77 साल में तबाह बर्बाद किया है, पाकिस्तान को 2 लाख किया है, और अब पाकिस्तान को मज़ीद तबाह बर्बाद अमेरिका के कहने पे कर रहे हैं। ये ओपन सीक्रेट है। अब मेरी राय क्या है, या तो आप मैं हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन बड़ा फोरम क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है जहां पर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 184(3) हो सकता है। जिस तरह अंडर आर्टिकल 199 हाई कोर्ट को इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ का हक है, इस तरह सुप्रीम कोर्ट को भी अंडर आर्टिकल 184(3) ये इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ कर सकते हैं। अब ये जो सेक्शन 104 इलेक्शन एक्ट है ये मैं समझता हूँ दैट इज़ रिपग्नेंट और कॉन्ट्राडिक्टरी विद दी आर्टिकल 51। अब जब ऐसी सिचुएशन होगी तो यकीनी तौर पे सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके अलावा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो फिर वो जो सीटें मिसाल के तौर पर मैंने एक पार्टी के तौर पे हासिल की है या किसी और ने ली है वो किसी और को दे दी जाएंगी। ये पॉसिबल ही नहीं है, किसी कानून पे भी नहीं लिखा हुआ, आइन पे भी नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ, इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है, और मैं समझता हूँ कि अगर ज़रा सा भी ज़मीर है किसी भी जज में तो ये फ़ैसला ज़्यादा देर नहीं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का टेनेबल होगा और ये फ़ैसला सेट असाइड हो जाएगा, और जितनी भी सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मौजूद हैं प्रोविंस में और नेशनल असम्बली में उनको दोबारा मिल जाएंगी। एक और राय से मैं ज़रूर बात करना चाहता हूँ इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, और ये इंतहाई मज़ाक की खेज़ है, वो मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, और वो ये है कि हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहता है कि जी सॉवरेनिटी ऑफ यूनिवर्स entire universe lies with Allah Almighty, and the people of Pakistan will exercise this power as sacred trust through his chosen representatives। अब जब chosen का लफ्ज आता है तो अगर इसको हम पोस्टमार्टम करें तो सेनेट भी chosen नहीं है। बहरहाल ये अलग डिस्कशन है, मैं इंशाल्लाह एक अलग वीलॉग में इसको करूंगा, लेकिन ये जो माइनॉरिटी की सीट्स हैं या वुमेन की सीट्स हैं, रिजर्व सीट्स हैं, ये भी chosen नहीं होते।
تو میری انٹرپریٹیشن آف لا کے مطابق میں سمجھتا ہوں یہاں پر کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور میں خواتین کے حق میں ہوں، لیکن یہ 20% میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ہے، بلکہ 20% کو 5% کو خواتین کو لے آنا چاہیے سیٹیں، کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے اس پہ وہ افراد آ جاتے ہیں یا کسی کی بھتیجی ہوتی ہے، کسی کی بھانجی ہوتی ہے، کسی کی بیٹی ہوتی ہے، یا کسی سے کلوز ریلیشن ہوتے ہیں پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈز کے، یا ہیڈز کے جو قریب ہیں وہ ان خواتین کو پارلیمنٹ میں لے آتے ہیں، جبکہ پریکٹیکلی طور پہ وہ پارلیمنٹ پہ کوئی کام 5 سال نہیں کرتے، اور سوائے خزانے پہ بوجھ بننے کے، عوام کے پیسوں پہ بوجھ بننے کے، اور ان کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو اس کے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ڈائریکٹ ووٹس ہونے چاہیے، آپ 20 ہی رکھیں مخصوص، لیکن اس کو آپ ڈیوائڈ اس طرح کریں کہ خواتین کی 5 اور باقی 15 جو % ہے وہ ٹیکنوکریٹس پر ہوں، وہ لیگل ایکسپرٹس ہوں، فائنینشیل ایکسپرٹس ہوں، اور اسی طرح دوسرے شعبہ ہے زندگی کے ایکسپرٹس ہوں، اور وہ بھی ڈائریکٹ ووٹ کے ذریعے پیپل آف پاکستان کے ووٹ کے ذریعے آنے چاہیے۔ اسی طرح مائنورٹیز ہیں، مائنورٹیز عام کانسٹیٹیوئنسیز میں بھی اوپن کینڈیڈیٹ کے طور پہ لڑ سکتے ہیں، لیکن یہ 10 سیٹیں جو موجود ہیں اس پہ بھی ڈائریکٹ ووٹس ہونے چاہیے۔ پہلے بھی یہ ڈائریکٹ ووٹ کے ذریعے پیپل کے ووٹ کے ذریعے آتے تھے، لیکن ایک امینڈمنٹ کے ذریعے ضیاء کے دور میں یہ سارا کیا گیا، یہ مشرف کے دور میں، اور یہ ریزرو سیٹ کر دی گئی، اور پھر یہ ایٹ دی وش اینڈ وم آف دی پولیٹیکل پارٹی لیڈر یہ سارا کر دیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ آئین کے متصادم ہے، تو اس میں کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کی ضرورت ہے۔ اگر یہ ہم کر لیں گے تو یہ بھی بہتر ہو جائے گا۔ میری آج کا ویلاگ کا مقصد یہی تھا کہ اس کو انٹرپریٹ کرنا، آرٹیکل 51 کو انٹرپریٹ کرنا، یہ متصادم ہے 104 الیکشن ایکٹ 2017 کے طور سے، اور میں سمجھتا ہوں آج کا فیصلہ انتہائی غلط ہے۔ عوام پہ ایک دفعہ پھر حقوق پہ، مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اور انشاءاللہ عوام اپنی یہ جدوجہد کانسٹیٹیوشنل وے میں، لیگل وے میں، ڈیموکریٹک وے میں اور جاری رکھے گی۔ اور یہ جو فسطائی لوگ ہیں، یہ ادارے ہیں جو امریکی ایجنٹ ہیں، ان کو جب تک آپ شکست نہیں دیں گے پاکستان ترقی نہیں کر سکتا، پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور انفارچونیٹلی جو 2 سال سے ہو رہا ہے، پاکستان تیزی سے تنزلی کی طرف جا رہا ہے، ہمارا ہمسایہ ملک تیزی سے اوپر کی طرف ترقی کرتا ہوا جا رہا ہے، ایون افغانستان ہم سے آگے نکلتا چلا جا رہا ہے، اور ہم معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ، آئینی اور قانون طور پہ، اخلاقی طور پہ، بنیادی حقوق کے لحاظ سے بالکل ہر روز دگرگوں سے دگرگوں ہوتے جا رہے ہیں، تنزلی کا شکار ہے۔ ہم نے اپنی جنگ پھر بھی لڑنی ہے ہر حال میں، کیونکہ جنگ جب لازم ہو تو پھر لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ تو بحیثیت پاکستانی آپ سب کو اپنا کردار دامے درمے سخنے ادا کرنا پڑے گا، ادروائز جو یہ جنگ ہے ہم ہار جائیں گے۔ اور جو ہماری فسطائی طاقتیں ہیں، جو امریکی ایجنٹس ہیں، جو کرپٹ، یہ سارا کرپٹ لوگوں کا ٹولہ ہے، یہ اشرافیہ ہے، یہ آپ پر مہنگائی کا بوجھ ڈالتے جائیں گے، IMF سے قرض لیں گے، اپنی جیبیں بھریں گے، اپنے پلاٹس لیں گے، اپنے رقبے خریدیں گے، اور پاکستان سے باہر پیسہ بھیج کے اپنی اولادوں کو سیٹل کریں گے، وہاں پر بنگلے خریدیں گے، وہاں پر فارم ہاؤسز خریدیں گے، اور اس اسنا میں کہیں پاکستان کو دیر نہ ہو جائے۔ تو اپنی جدوجہد اسے تیز کریں آئینی اور قانونی میدان میں۔ نیکسٹ ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن پہ پریس کریں، تاکہ میرے جو ویلاگ ہیں آپ کو ریگولر ملتے رہیں۔ والسلام، پاکستان زندہ باد، عوام زندہ باد۔